हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम देख रहे हैं बच्चे क्लास। और कैसे हो तुम लोग? लास्ट 2 क्लासेस का मुझे फीडबैक मिला तो अच्छा लगा। तो कुछ बच्चे का बस कहना था कि सर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे एसएमसी, एसएमई, ये थोड़ा सा क्लास में आप लिखा दो। मैंने पहली बात तो मैंने शायद लिखाई थी शायद, बट स्टिल एसएमसी और एसएमई पहले मैं इसका मीनिंग क्लियर कर दूं, है ना। मतलब फुल फॉर्म उन्होंने कहा था तो मैं बता देता हूँ। एसएमसी मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, और एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी। बस तो ये तो बेटे उसकी फुल फॉर्म है। एसएमसी मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी। तो जो कंपनी के लिए है वो एसएमसी वाला कॉन्सेप्ट, एसएमसी और नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी समझ गए ना। फिर जो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी नहीं है, ऐसे ही एसएमई और नॉन एसएमई में है। चलिए, तो ये तो रही आपकी उस टेक्निकल टर्म के मीनिंग की बात। मैं चल रहा हूं आगे, और लास्ट क्लास जहां पर बेटे हमने छोड़ी थी हम लोग वहीं से बात करेंगे। आपको शायद याद हो 1971 में जो कहानी चली थी, जहां पर रिसर्च रिपोर्ट सबमिट की गई थी, है ना। और फिर वहां पर क्या हुआ था एक और मीटिंग डिसाइड हुई, ठीक है। उसके बाद की कहानी मैं लेकर के चल रहा हूं आपके सामने। और अब आपके सामने स्क्रीन पर आपकी कॉपी आ रही है बेटे। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल है। आप मुझे साथ साथ ये भी बताया करो कि ये आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल है ना। कई बार ऐसा होता है ना बेटे, जूम जूम आउट, उनमें कई बार दिक्कत आ जाती है। तो आप प्लीज मुझे ये भी बताया कीजिए कि प्रॉपरली स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है साथ साथ में। जी सर, मेरे को भी दे दीजिए साइड में। तो आइए बेटे हम शुरू करते हैं कहानी आगे की। सर ये जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, एग्जाम में आती है जी, आती है। और कमाल की बात है कि इसको इग्नोर करके चलते हैं लोग, और फिर कहते हैं कि इंस्टीट्यूट भला नहीं करता। इंस्टीट्यूट कब भला करेगा? नंबर कब बांटेगा? जब आप नंबर लेने वाले पूरे काम करोगे। आइए, और मैंने आपसे कहा था कि बेटे नेक्स्ट क्लास में आप ये सब चीजें रिवाइज करके आओगे, ठीक है। तो जब रिसर्च की रिपोर्ट हुई थी, मैं बात शुरू करता हूं अपनी क्लास की। जब 1971 में रिसर्च की रिपोर्ट सबमिट की गई थी, तो उसमें ये बताया गया था कि जो कम से कम 75% बिजनेसमैन ऐसे हैं, उस रिसर्च का ये रिजल्ट है कि वो ये चाहते हैं कि डिस्क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन पे वर्क किया जाए। तो उससे क्या होगा? उससे मोर क्लियरिटी होगी, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, मोर अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी, बहुत ज्यादा और ज्यादा ढंग से समझ में आने शुरू हो जाएंगे अकाउंट। मतलब कि जिसको नहीं भी समझ में आए वो भी समझने लगे, कुछ ऐसा कुछ हो जाए। तो इसके बाद में जब मीटिंग हुई थी इस रिसर्च की रिपोर्ट के बाद में, तो ये डिसाइड हुआ था, ये कंक्लूड हुआ था कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड और फेथ को बढ़ाने के लिए अब ये बात जरूरी हो गई है क्या, कि हम लोग अपनी अकाउंटिंग में एक ऐसा स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग बनाए, मतलब कॉमन टाइप से एक अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड, और वो भी कॉमनली यूजेबल, है ना, ऐसे स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग बनाई जाए। तो बाद में आगे बात बढ़ी 1973 में बेटे। इन 1973 क्या हुआ, फिर इसके बाद में अगला काम यहां पर शुरू हुआ, अकाउंटिंग वर्ड में जो चेंज आया। आइए जी लिखना शुरू करें। यहां पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनाई गई। लिखिए बेटे, IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी लिखते नहीं बेटे, थोड़ा तेज लिखना है आज हमें। वाज फ्रेम्ड
इन यूके, बेटे जिसका ये लंदन में हेड ऑफिस है, इस कमेटी का लंदन में हेड ऑफिस था। अच्छा सर, हाँ। इसका पर्पस क्या था? इसका जो मेन पर्पस था, लिखिए, टू क्रिएट, 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई टू क्रिएट ए सिंगल सेट ऑफ ग्लोबलाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो ग्लोबल लेवल पर मतलब बेटे ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर एक जैसी अकाउंटिंग लेकर के आए। ग्लोबलाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इससे आगे। बेटे ये जो IASC है, IASC was formed with a group of 75 countries। बेटे 75 देशों के ग्रुप के साथ ये कमेटी बनाई गई थी। 75 कंट्रीज, हाँ जी, कंट्रीज एज ए मेंबर्स, कंट्रीज मेंबर्स, हाँ जी, वर ट्रस्टी देयर, वर, कोमा लगा लीजिएगा, वर ट्रस्टी देयर, जो उसके ट्रस्टी थे। एंड इंडिया भी उन्हीं में से एक था। इंडिया वाज आल्सो, बेटे आज भी है, उसका मेंबर आज भी है, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया था। अभी आप आगे देखोगे तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेंबर है। इंडिया वाज आल्सो मेंबर ऑफ दैट कमिटी। इंडिया भी उनमें से एक मेंबर था। अच्छा, IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, हाँ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया बेटे, फिर इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए, इशूड स्टैंडर्ड्स ऑन डिफरेंट इश्यूज, स्टैंडर्ड्स ऑन वेरियस इश्यूज। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पर बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए और उन स्टैंडर्ड का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको देख देख के हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया। जैसे अन्नू मलिक क्या करते हैं, जो फेमस है कहावत, देखो मैंने नहीं देखा लेकिन काफी हद तक जो कहावत मार्केट में है ना म्यूजिक लाइन में, कि हमारे अन्नू मलिक जी बाहर से कुछ धुन चुरा करके इस टाइप से कुछ कर लेते हैं एडिट करके, तो इस तरह की बात हमारे यहाँ पर चल रही थी। ज्यादातर हम लोग वहां के स्टैंडर्ड्स को देख रहे थे और उनको फॉलो कर रहे थे। होता क्या है ना, इतने साल गुलामी करने के बाद में भारत देश कहीं ना कहीं फिर भी अंग्रेजों को फॉलो कर रहा है। एक मेंटलिटी ये बन गई थी कि उन्होंने जो काम कर रखा है या जो काम कर रहे थे वो उस चीज को फॉलो अप कर रहे थे। तो ऐसे ही काम बेटे यहाँ पे चल रहा था। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने जो स्टैंडर्ड इशू किए थे बहुत सारे इश्यूज पर, एंड such standards were called international accounting standards, international accounting standards। शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शॉर्ट में एब्रीविएशन है IAS। आई होप कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा।
और भाई इसकी सीरीज क्या थी? सीरीज वाज IAS1, IAS2, इस तरह से इनकी नेमिंग की गई थी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS3, इस तरह से इनका नाम रखा जा रहा था। और ये अप टू कहां तक गए? 41 तक, IAS 41 तक इन्होंने इशू कर डाले। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने क्या किया बेटे? 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना डाले बहुत सारे इश्यूज पर। एंड आई होप कि यहां तक बच्चों ने नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बेटे, और एक रीजनेबल टाइम लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पर तो स्केल कहाँ है? ये रहा जी। क्या हुआ इंडिया में, क्या हुआ बाहर, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी बातें जानकर ही हम एक बहुत अच्छे बेसिक्स पर आएंगे। और ये बेसिक्स एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो और भी ज्यादा है। इंटरनेशनल सिचुएशंस, बेटे हेडिंग जरूर डाले रखना, सिचुएशंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। और राइट साइड में हमने डाला था इन इंडिया इफेक्ट ऑफ दिस है, दियर इफेक्ट्स, और उनका इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ रहा था या पड़ रहा है। और अब तो कमाल की बात, सारी बातें बिल्कुल वैसी हो गई हैं। तो हमने कहां तक नोट किया? ठीक है जी, IAS1, IAS2, IAS3, IAS4, 41 तक चले। ठीक है जी। अब क्या हुआ जी? इसके बाद में कहानी आगे बढ़ी। इनिशियली स्टार्टिंग बेटे स्टार्टिंग वाले टाइम, इन स्टार्टिंग टाइम जो जब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे, इन स्टार्टिंग टाइम ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहीं पर लगाए गए थे। IAS वर अप्लाइड, लिखो बेटे, वर ओहो ये गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में मुझसे। हाँ जी, IAS वर अप्लाइड IAS वर अप्लाइड लिखिए ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। बेटे कहते हैं स्टार्टिंग में तो उन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन लेटर ऑन बाद में ये एक्सटेंड कर दिए थे, एक्सटेंडेड, लेटर ऑन एक्सटेंडेड टू यूरोप, पूरे यूरोप में ये बोल दिया गया कि भाई अब ये वाले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाएंगे, और इनको बेटे पूरे यूरोप में लगाना शुरू कर दिया गया। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा, क्या कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है ना, हाँ, इसके अंदर एक खास बात यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि ये किस बेसिस पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी वर गिवन सम बेसिस। बेटे कुछ बेसिस तो हो जिसके आधार पर ये स्टैंडर्ड उन्होंने इशू किए गए थे। वर गिवन सम बेसिस, उनको कुछ बेसिस दिया गया। वर गिवन सम बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ सच IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटे ये कुछ बेसिस दिया गया था उनको, जिनके आधार पर, जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने थे।
और बाद में जैसे जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने लगे, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर वो चीज़ फॉलो करते थे, तो उन्हीं को हमारे यहाँ पर बेसिस ले लिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क, बैकग्राउंड, जिसके बेसिस पर ये स्टैंडर्ड बनाए गए। ठीक है, आइए मैं लिखता हूँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर गिवन सम बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ सच इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉमा लगाओ, for which मतलब इन बेसिस के लिए, for which there were some limitations, कुछ बेटे limitations भी थी वहां पर कि भाई इनका ध्यान रखना, बाउंड्रीज ना दे तो हर चीज आर पार हो जाए। some limitations and some other factors, कुछ फैक्टर्स दिए गए और कुछ लिमिटेशन दी गई। those were called, उनको क्या बोला गया, those were called रेगुलेटरी, क्या बोलूंगा बेटे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको नाम क्या दिया गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इनको बोला जाता है बेटे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए जिन चीजों का बेस दिया गया था, आधार दिया गया था कि इनके आधार पे आपको ये चीज बनाने हैं, उनको बोला गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा, इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या बात है भाई, इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेटे साथ साथ नोट करते चलना क्या क्या चीज है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, जो हमने सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़े, सीपीटी में सीए फाउंडेशन में क्या जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, वो सारी बातें वहीं से कॉपी की गई हैं। तो वो सारी बातें इसके अंदर लिखी थी, आज मैं वही चीज बता रहा हूं। इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑल द कॉन्सेप्ट्स कोमा कन्वेंशंस एंड डेफिनेशंस, जितनी भी ये डेफिनेशंस वगैरह, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगला चैप्टर हमारा इस बेसिक के बाद में यही है, और फिर जाके एएस स्टार्ट होते हैं, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लोगों के लिए, फाइनल वालों के लिए भी और इंटर वालों के लिए भी। ये मत सोचना हल्के में मत लेना बेटे, बिना बात के क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑल द कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड डेफिनेशंस ऑफ different items for using them in accounting standards comma are given। जरा अच्छे से पढ़ना इसको, क्या भाई, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जितने भी कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और डेफिनेशंस हैं ऑफ डिफरेंट आइटम्स, डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स जो यूज होनी है, जिन टेक्निकल टर्म को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज किया जाना है, आर गिवन, उसमें ये चीजें गई थी। ठीक है ना, ये अंदर की बात है। इन सीए फाउंडेशन, ये बेटे सिर्फ आपके एग्जाम में मत लिखना, ये आपके समझने के लिए। इन सीए फाउंडेशन या सीए सीपीटी हम लोग इसको रीड करते हैं, ये हमारे सिलेबस में वहां पर पढ़ाई जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस, और क्या क्या था वहां पर, बहुत सारी पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें यहाँ पर इनके वहां से उठाई गई हैं। उनको हम बोलते थे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके बेस पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने। आइए, और इसके बाद में आफ्टर 1971, 1971 के बाद में अमेरिका ने 4 बोर्ड बनाए गए। अमेरिका में 4 बोर्ड बनाए गए। अमेरिका लिखते चलो, क्रिएटेड फॉर इट्स ऑन
ठीक है ना, फॉर इट्स ऑन 4 बोर्ड, इसने अपने लिए 4 बोर्ड बनाए स्पेशली। सर उनका क्या, क्यों? दरअसल हुआ क्या, सारा काम यूके से हुआ और यूके वाले सोच रहे थे कि यार अब ये तो सब लोग तो, ये तो एक कॉमनली एप्लीकेबल चीज है, हमने तो सबकी भलाई सोची इस मामले में। बात तो सही थी, लेकिन इसमें जब सब लोग यूज कर रहे होंगे तो उसमें यूके का नाम आगे कैसे बढ़ेगा? तो यूके ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमने सबको तो इस पटरी पे चढ़ा दिया, हम अपने लिए इनसे भी एडवांस कोई चीज लेकर के आते हैं। अच्छा जी, तो बेटे ध्यान देना, ये चीजें ना फिर समझ में नहीं आती। AICP आपको याद है, आपने सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स की डेफिनेशन में पढ़ा है क्या? अकाउंटिंग इज द डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। बस मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो था क्या, उन्होंने 4 बोर्ड बनाए, उनमें से एक ये था जिसने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है। अकाउंटिंग इज आर्ट, आर्ट वगैरह 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 जो आपने पढ़ रखी है। इसकी फुल फॉर्म क्या थी सर? लिखो बेटे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे हमारे यहां पर इंडिया ने बना रखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो हमारे यहाँ पर तो जो सीए बनते हैं उनको बोलते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहां पर क्या बोलते हैं? CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और ICAI की तरह ये वहां पर है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और कौन सा बोर्ड बनाया है भाई? FASB लिखते चलें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये बनाया जी। नेक्स्ट नंबर 3, इन चारों को बिठाया और ये कहा कि हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाओ जिसको हम खुद के कंट्री में लगा सकें। चलो जी, अगला पॉइंट क्या है? ASEC देखो, अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। और है नेक्स्ट नंबर 4, लास्ट बोर्ड, APB अकाउंटिंग प्रैक्टिस बुलेटिन। बेटे अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए एक समझ लो, एक जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलेटिन, जैसे बुलेटिन न्यूज़पेपर आता था ना, इंडिया आता है ना, उसी तरह से यूपी वगैरह में आता है। हाँ जी, तो इनसे कर क्या दिया, इनसे क्या करना था इंडिया को, इसको अमेरिका को? तो प्लीज बेटे, हो सकता है आपने नोट ना किया हो, जल्दी से नोट करो। इन चारों बोर्ड को बना करके क्या किया उसने, एक स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने लिए बनवाए जो सिर्फ यूएस में चलने थे, और उनके लिए नाम रखा गया यूएस गैप, जो चलते ही सिर्फ यूएस के अंदर से थे। पर बाद में उसकी ये होशियारी जरा धरी रह गई। आइए जरा, धरी मतलब कि रखी रह गई, ठीक है। फिर से यही हेडिंग डालता हूं मैं, सो दैट आपका लिंक बना रहे। क्या? फॉरेन कंट्रीज, या कहें तो इंटरनेशनल सिचुएशंस, यहां पे क्या है, इन इंडिया देयर इफेक्ट्स। ये समझ लो, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, इंटरनेशनल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, देयर इफेक्ट्स, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। आइए जी, हाँ जी, लिखो, बाई दीज 4 बोर्ड्स, इन 4 बोर्ड के आधार पर
बाय दीज 4 बोर्ड्स अमेरिका डेवलप्ड यूएस गैप यूनाइटेड स्टेट जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूएस गैप फॉर making themselves special, showing themselves special कि भाई हम लोग तो स्पेशल हैं, हमारे यहाँ पर एक स्पेशल अकाउंटिंग चलती है as compared to other countries इन द वर्ल्ड। भाई वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं हम उनसे बेहतर हैं, इस बात को वो साबित करना चाहता था। लेकिन भाई हुआ क्या, फिर बात आगे बढ़ी और पहुंची 1989 में। 1989 में क्या हुआ, इन जुलाई में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने इशू कर दिए, क्या इशू कर दिए सर, फ्रेमवर्क्स, वो आधार, वो बेसिस जिनके आधार पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे, उनको इशू किया एक जनरल फॉर्म में, इशूड फ्रेमवर्क फॉर इशूड IAS। क्योंकि हो सकता है ना बेटे, जैसे क्या होता है कि जैसे एक्ट आता है, पीछे उसका क्लैरिफिकेशन आ जाता है, एक एक्सप्लेनेशन आ जाता है, पीछे उसका ड्राफ्ट भी दे देते हैं कि भाई ये बना है तो किस पर्पज के लिए बना है। तो ऐसे ही जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो गए थे, तो इनका बाद में उनका आधार, जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क, वो भी इशू कर दिया गया, सो दैट अगर किसी को उनको समझने में कोई दिक्कत आए तो वो वहां से उसका बेस उठा ले कि भाई ये बना था तब किस लिए, क्या पर्पस था इसके बनने का। कई बार होता है ना कि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, इसीलिए। तो इन जुलाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो IASC है, उन्होंने वो फ्रेमवर्क भी इशू कर दिया, जो किसका आधार था, फॉर इशूड IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। एंड सच वाज कॉल्ड, और इसको क्या कहा गया, फ्रेमवर्क। बेटे ध्यान से पढ़ना इसको, क्योंकि हमारे यहां पर अगला चैप्टर का नाम यही दे रखा है, फ्रेमवर्क, इसी को हम पढ़ेंगे भी। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन, बल्कि इसको मैं काट के ना अलग से लिखता हूं, अलग कलर से लिखता हूं। अगला चैप्टर यही है हमारा जो पढ़ना है, फ्रेमवर्क for preparation and presentation of financial statements, for preparation and presentation of financial statements, उनको ये कहा गया। ठीक है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ विच, ये अंदर की बात है, मैं आपको समझा रहा हूं, इन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ पर इंड AS भी बने हैं, जिनको मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, इंड AS भी बने हैं। इंड AS मतलब कन्वर्टेड IFRS। ऑन द बेसिस ऑफ विच आर इंड AS मेड, इनके आधार पे हमारे इंड AS बनाए हैं। चलिए, फिर इसके बाद में 1989 के बाद में क्या इफेक्ट हुआ जी इंटरनेशनल लेवल पर। फिर बात आई बेटे 2001 की, और एक नई दिशा हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग वर्ल्ड में आई, जिसमें हम पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। क्या सर, पहले कहानी है अमेरिका की, ये जो हीरो बन रहा था ना,
कि क्या, बट इन 2001 ये जो यूएस गैप बनाए थे ये सब धरे रह गए। वहां पर एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत ही बड़े लेवल की कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पर सत्यम थी। हमारे यहाँ तो फेल होने का कारण थोड़ा सा अलग था, फ्रॉडबाजी थी। वहां पर बेटे उनकी कमी रह गई थी अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग किसके आधार पर थी? उनके स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको यूएस गैप बोला जाता है, यूएस गैप। तो अब बाद में पता चला कि भाई यूएस गैप की वजह से ये कंपनी फेल हो गई, क्योंकि अकाउंटिंग अच्छी तरह से नहीं हुई और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डिसीजंस हैं वो भी उसी आधार पर थे, तो गलत हो गए। तो बात फिर आगे बढ़ी, क्या, फिर अमेरिका ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, छोड़ो, अब हम भी अपनी जेब उतारने की कोशिश करते हैं, हम भी आपकी तरह, सभी लोगों की तरह इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है? तो सारे बच्चे लिखेंगे। बट इन 2001 यूएस गैप फॉल्ट वाज फाउंड। यूएस गैप फॉल्ट वाज फाउंड when, कब पता चला जी, कब पता चला? when one of biggest company of अमेरिका की एक बड़ी, जो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी was liquidated, वो लिक्विडेशन में चली गई। नेम वाज, नाम क्या था भाई? नेम वाज एनाडोन। बेटे एनाडोन उसका नाम था। ये एक मैगजीन छापती थी वहां पर ठीक है, फॉर्चून इंटरनेशनल के नाम से। तो एनाडोन कंपनी जब फेल हो गई, द रीजन वाज फाउंड wrong accounting। रीजन ये पता चला कि भाई वो रॉन्ग अकाउंटिंग हो गई। सोचो जरा, अगर कोई बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल, और उसको अगर ये पता चल जाए कि उसका जो साल भर का प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है, तो वो कभी 1 लाख से ज्यादा पैसे निकालेगा? कभी नहीं। अगर गलत अकाउंटिंग हो जाए और उसको ये पता चल जाए कि उसका 3 लाख रुपए प्रॉफिट है और वो 1 लाख से ज्यादा निकालना चाहेगा, निकाल सकता है। सोचेगा ना कि भाई अकाउंटेंट ने सारी बातें बिल्कुल सही बताई हैं और उसका 3 लाख का प्रॉफिट है, चलो भाई मैं 1.5 लाख जरूरत के हिसाब से निकाल देता हूं। बाद में पता चलता है कि अरे प्रॉफिट तो सिर्फ 1 लाख था। तो अगर देखा जाए तो बेटे उसने अपनी कैपिटल ही तो विड्रॉ कर ली ना। तो फिर क्या होगा? फिर आगे जो प्रपोजल्स थे उनके लिए पैसा कम पड़ जाएगा और जो ग्रोथ उस बिजनेस की हो सकती थी वो उल्टा नेगेटिवली चली जाएगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वही कम पड़ती चली जाएगी। यही कहानी यहां पर कुछ हुई। क्या रीजन वाज फाउंड? क्या रॉन्ग अकाउंटिंग। और वो अकाउंटिंग किसकी वजह से? ड्यू टू होशियार गैप यूएस गैप, जो होशियारी दिखा रहे थे। स्पेशली which were specially designed for UK, जो उन्होंने यूके के लिए स्पेशली डिजाइन किए थे, उन्होंने उनकी वाट लगा डाली है। अगर हम मुंबईया लैंग्वेज में बोले, एक मजाक लैंग्वेज में, उन्होंने ही उनको बहुत दिक्कत कर डाली बेटे, और उनकी सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी डिवोर्ट दी, क्योंकि उनके डिसीजन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर थे जो यूएस गैप के बेसिस पर बने थे। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ जी 2001 में ही? देन क्या हुआ? यूएस गैप वर कैंसल्ड बाय अमेरिका। यूएस गैप वर कैंसल्ड बाय अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया बेटे? फिर उन यूएस गैप को एकदम कैंसिल कर दिया। एंड और वो भी बेटे उसी लाइन पर आ गई जिस लाइन पर उसने हम सब इंटरनेशनल लेवल पर अदर कंट्रीज को लगाया था। एंड स्टार्टेड टू फॉलो IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
एंड अमेरिका अनाउंस्ड, अमेरिका ने फिर यहां पर एक अनाउंसमेंट की थी दैट नाउ we shall raise the level of IAS more। वे कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लेवल और भी बढ़ाएंगे। अच्छा, और फिर हुआ क्या? एंड देन IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी है ना, IASC, उसका रिकंस्टिट्यूशन हुआ, was reconstituted, उसको बेटे दोबारा से बनाया गया, was reconstituted, उसको दोबारा से बनाया गया, रिफ्रेम किया गया, रिकंस्टिट्यूशन किया गया, उसके मेंबर्स फिर से दोबारा से चेंज किए गए, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज दोबारा से एडिट की गई, अमेंड की गई, सो दैट और ज्यादा अच्छे लेवल की बात हो। और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, ध्यान रखना, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के बजाय उसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, ये मानते हुए कि बच्चों ने यहां तक तो नोट कर ही लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ा। हाँ जी, इंटरनेशनल वाली बातें हम इधर लिख रहे हैं और इन इंडिया देयर इफेक्ट्स हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। हाँ जी, तो बात चल रही थी बेटे कब? 2001 की ही चल रही थी बात। कहाँ गया पेन? ये रहा। हाँ जी, तो रिकंस्टिट्यूशन के दौरान क्या, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वाज रीनेम्ड, इसको क्या बोला गया बेटे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और बस फिर क्या था? IASB also started to issue standard, और इसने भी शुरू हो गया बेटे, started to issue अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटे, इसने भी अकाउंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड इशू करने शुरू कर दिए, और इश्यूज आए, उन पर और स्टैंडर्ड्स बनाए। बस यहां पर एक छोटी सी बात थी, बट such standards were given a new series, इनको बेटे एक नई सीरीज दे दी गई, और इन्होंने पर्पस क्या था? ये रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते थे, मोर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मोर क्लियरिटी, मोर प्रेजेंटेशन, मोर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी मोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम भी यहां पे एक नई सीरीज में शुरू हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS, और एक नई सीरीज IFRS, न्यू सीरीज मतलब बेटे नए नंबर, IFRS 1,
IFRS 2, IFRS 3 एंड सो ऑन, ये थे जो इन्होंने इशू कर दिए गए। तो अब क्या था यहां पर इस टाइम के बाद में, नाउ देयर वर टू ग्लोबलाइज्ड स्टैंडर्ड। बेटे दो तरह के स्टैंडर्ड्स थे, ग्लोबलाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड्स थे, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर फिर आईएएस किसी को बोलते हैं, आईएफआरएस किसको बोलते हैं, वही तो उन्हीं को तो मैं बोल रहा हूं, वो सब लोग लगा रहे हैं ना ग्लोबली। हाँ, इसलिए तो हम उसको एक और नाम से बोल सकते हैं, ग्लोबलाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये दो तरह के स्टैंडर्ड बन गए अब यहाँ पर। नंबर 1 जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने इशू किए थे वो भी एज इट इज विद्यमान है, उनको भी अप्रूवल दे दी बोर्ड ने, और ये कहा कि भाई ये तो चलते रहेंगे। हाँ, अब जो हम बनाएंगे एक नए नाम से बनाएंगे बस, ताकि पता रहे कि अगर कल को कोई कमी हाथ लगी तो भाई कौन से वाले पर्सन है जो उसके लिए जिम्मेदार है। तो दो तरह के स्टैंडर्ड, IAS जो कहां से 1 से लेके 41 तक थे, हाँ, और दूसरे वाले इनका नाम IFRS है, ये कहां से बेटे 1 से लेके 15 तक। तो ये दो तरह की चीज है, तो इनको भी नाम IFRS दिया गया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या कहलाते हैं बेटे, IFRS ही कहलाते हैं। ध्यान से बच्चों, तो IFRS इंक्लूड्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, तो दोनों को हम बोलते हैं बोथ आर आल्सो कॉल्ड IFRS। बेटे दोनों को IFRS बोला जाता है, ध्यान रखना। अब जब ये चीज शुरू हुई IFRS की, जब ये शुरू हुई बेटे चीज IFRS की, तो यहां पर थोड़ा सा आपको और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत पड़ेगी कि ये IFRS फिर किसने लगाने शुरू कर दिए और कैसे कैसे चीज हुई। यहां पर सीरीज आई बेटे, क्या इनका यूज होना शुरू किया सभी कंट्रीज में, यूज ऑफ IFRS। किस तरह से भाई, कई लोगों ने तो कहा कि ठीक है जी, जो बोले सरकार, जैसा वो बोल रहे हैं हम वैसा ही अपने यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। यूज ऑफ IFRS दो तरह से, जैसे बेटे फ्रॉम 2003 किसने यूज करना शुरू किया, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, उन्होंने इनको फॉलो करना शुरू किया। और कुछ कंट्रीज थे जिनके बारे में आपको अलग से जानने की जरूरत है, जैसे एक बेटे चाइना है, उसने इसको कब से शुरू किया यूज करना, 2008 में। नेक्स्ट जापान ने स्टार्ट किया इसको फॉलो करना 2011 में। सर हमारे एग्जाम में आएगा क्या ये 2011 2008? नहीं, जान लो क्या दिक्कत है, थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा जानने में। हाँ जी, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटे फ्रॉम 2013 इन्होंने क्या किया बेटे, स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको मैं एक दो बातें और अलग से बताना चाहता हूं। देखो यहां पर यूज करने के दो तरीके थे, यहां पर यूज करने के इसके दो तरीके थे। सबसे पहला तरीका, ब्लैक पेन कहाँ गया भाई, चलिए ग्रीन से लिखता हूं। हाँ जी, 2 वेज, दो तरीके थे यहां पर इन IFRS को 2 वेज यूज करने के। पहला तरीका था एज इट इज, फोटोकॉपी, बिल्कुल एज इट इज, बिना किसी चेंज के। पहला तरीका था बेटे अडॉप्शन, कि हम उसको अडॉप्ट कर लें। अडॉप्शन जैसे कहते हैं ना, गोद ले लिया, हाँ, अडॉप्शन।
तो इसमें क्या है भाई, इसमें एज इट इज अप्लाइड विदाउट चेंजेस, विदाउट चेंजेस, बेटे बिना किसी चेंज के एज इट इज, जैसा कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जारी कर दिया, हमने बिना सोचे समझे जो उन्होंने बोला और वो फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ऐसा सिस्टम किसने किया था बेटे, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो लोगों ने ये वाला काम किया। एज इट इज अपने यहाँ पर IFRS को उठाया और कॉपी करके शुरू हो गए। ठीक है भाई, भले ही उनके यहाँ पर उनके अपने जो पर्सनल लॉ है, उनके यहाँ अपने कंट्री का जो लॉ है, हो सकता है कि उनके लॉ के अगेंस्ट में कुछ उसके अंदर कोई बात ऐसी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने कंट्री की बात करूं, इंडिया की, तो बेटे हमारे यहां पर कंपनीज पर लॉ कौन सा लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 आज की डेट में, यस। और ऐसी बात भी तो हो सकती है कि जो ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं सभी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, हो सकता है उनमें कोई बात ऐसी लिखी हो जो हमारे इंडिया के अपने कंपनी लॉ के सारी बातों को फॉलो ना कराती हो, इनफैक्ट अगेंस्ट में हो सकता है। तो ऐसी चीज को हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज को हम अपने यहाँ पर उसको उन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को एडिट कर लेते हैं, उतना पार्ट, जब तक हमारा लॉ चेंज नहीं होगा हम उतने पार्ट को एडिट कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यहाँ पर, और इसी का नाम होता है बेटे कन्वर्ज्ड IFRS, जिसको बोला गया इंड AS। तो दूसरा अप्रोच जो था बेटे वो था कन्वर्जन का, एक तो है अडोप्शन का, एक है बेटा कन्वर्जन का। तो ये दूसरा अप्रोच है कन्वर्जन अप्रोच। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पर प्रिपेयर करते हैं क्या, ऑन IFRS with some changes जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग है, एज पर आवर लॉ, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं हमने उसके अकॉर्डिंग उन वाले IFRS को अपने IFRS बना लिया। अच्छा सर, हाँ, फिर क्या हुआ, एंड कॉल्ड क्या कहलाता है इंडिया में, इसको हम नाम देते हैं बेटे इंड AS। इसी का तो नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे तो इंडिया में वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, हाँ, लेकिन इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटे जो पहले से स्टैंडर्ड थे कंपनीज रूल 2006 वाले, उनके साथ में वर्ड नहीं जुड़ा था इंडिया या इंडियन, भले ही वो इंडिया में यूजेबल थे, पहले से यूज हो रहे थे, उनका नाम था सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऐसे वाले इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जिनको कन्वर्ट कर लिया गया हमारे लोग के मैच करती हुई बातों में, तब उनको यूज किया गया, ऐसे स्टैंडर्ड्स को बोला गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनके साथ नाम जोड़ दिया इंडियन। ठीक है, तो ये काम किस किस ने किया था, ये बेटे US में भी और इंडिया में भी ऐसे ही हुआ था जी। ठीक है, आई होप कि आपने यहां तक बात पूरी कर ली होगी। क्या मैं आगे चल सकता हूं? सर हम कैसे बताएं, हम तो रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं जी, मैं एक रीजनेबल टाइम लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। और अब मैं चला आगे की तरफ। चलिए जी, मैं अब आगे चल रहा हूं, आगे चलिए जी। तो ये कहानी तो थी बेटे इंटरनेशनल लेवल की। सर अब बताओ इंडिया में इसका क्या इफेक्ट पड़ा। आइए फिर हम शुरू करते हैं अपने इंडिया की बातें। अभी तक तो हमने ग्लोबल वर्ल्ड की बातें की, अब देखें जी हमारे भारत में, हमारे इंडिया में उसका क्या असर पड़ा था और क्या हमारे यहाँ की हिस्ट्री थी। फाइनल लेवल पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अब तो इंपॉर्टेंट इंटर लेवल पर भी है। सबसे पहली बात बेटे 1949 में एक एक्ट बना था जहां पर हमारा CA इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद देखो कंपैरेटिवली चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना।
इसके बाद कहानी आगे बढ़ी बढ़ी, हम लोग बिल्कुल साइलेंट बैठे रहे। सीधा हम लोग बात करेंगे हम 1977 में। 1977 में क्या हुआ सर 1977 में? तो मैं 1977 की बात आपको बताता हूं। अच्छा, जगह थोड़ी शॉर्ट पड़ेगी, क्यों ना मैं इसकी बात आगे अलग लिख लूं। मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा बेटे, और आप इसको यहीं पे लिखोगे और मैं अलग से लिखूंगा। हेडिंग डालता हूं 1977 इंडिया में क्या हुआ। लिखना स्टार्ट करें। इन 1977 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया। वरना बेटे देखो आप गौर से, एक्ट बनाने के बाद में कुछ भी नहीं, सब चीज खाली, एकदम खाली बेटे, एकदम खाली, साइलेंट बैठे रहे। जब इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचनी शुरू हो गई, जब इंटरनेशनल लेवल पे हलचल मचनी शुरू हो गई, उन्होंने कर डाले धमाके अकाउंटिंग में, उन्होंने स्पेशली अपने लिए काम भी करना शुरू किया। तो 1977 में हमारे यहाँ बात शुरू हुई कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज मेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया। अच्छा, टिल 2000 फिर कहानी बात हुई बेटे, 2000 आ गया, लेकिन अभी तक क्या, टिल 2000, टिल 31 मार्च 2000, हाँ जी, AS 1 से लेकर के 15 तक AS बने थे। बस 31 मार्च 2000 तक बेटे सिर्फ 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। और क्या हुआ, फिर बातें होनी शुरू हो गई क्या, कि अरे यहाँ पर तो अकाउंटिंग में कोई डेवलपमेंट है ही नहीं किसी भी तरह का। और फिर जाकर के जब कुछ कंप्लेन वगैरह हुई थी, सेबी वगैरह ने जैसे भी हमारे इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेने के लिए बोला था कि भाई ये पावर हमें भी दे दो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के आदमी तो काम ही नहीं कर रहे हैं इंडिया में, जो सीए हैं। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद में जो धमाका होना शुरू हुआ, जरा सुनिए। इन जुलाई इन जुलाई 2000 क्या हुआ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने इशू किया, इशूड ए डॉक्यूमेंट। बेटे इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया, जैसे वहां पर था फ्रेमवर्क इशू हुआ था, हाँ सर, तो हमारे यहां पर भी थोड़ा सा काम करना शुरू किया। इशूड ए डॉक्यूमेंट नेम्ड, उसका नाम क्या दिया गया, नेम्ड फ्रेमवर्क, सेम वही नाम उठा करके हमारे यहां कॉपी पेस्ट, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इशू किया गया। बिल्कुल उसी तरह से, सेम इन लाइन विद, किसकी तरह से, जैसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इन लाइन विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कौन से वाला बेटे, जो मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क इशू किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एंड इशूड बाय IASC, ब्रैकेट में बोल दो IASB, या तो आपको आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोलोगे या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बोलोगे, बिल्कुल वही, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच, और उसी को बेटे आधार बना करके, और
एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ध्यान रहे मैंने इंड एएस नहीं बोला, मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बात है पुरानी, तब तक इंड एएस की बात ही नहीं थी। एएस वर बेस्ड, इनके आधार पर ही बात चल रही थी हमारी एएस के बनने की, जितने भी एएस बन रहे थे हमारे वो इन्हीं के आधार पर थे। फिर 2001 में क्या हुआ जी, क्या हुआ 2001 में सेबी ने कंप्लेन की, सेबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है तुम्हारे यहाँ पर, बस 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बस वो देखो इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पहुंच गए, हमारे यहाँ पे होगा क्या, लाओ हमें तो पावर कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अलावा भी किसी और को पावर दे दो, कम से कम कुछ काम तो होता रहे। बेटे वाकई में उस टाइम पे गलती थी हमारे यहाँ पर, हम लोग हमारी जो कम्युनिटी में उस टाइम पे लोग थे वो, जैसा मतलब मेरी नॉलेज में है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी एक हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूँ। तो वहां पर इनएक्टिवनेस नजर आई कि भाई अकाउंटिंग वर्ल्ड में कोई डेवलपमेंट था ही नहीं। तो जब ये लगा कि भाई पावर हमारे इंस्टीट्यूट के हाथ से छीन करके किसी और के पास जाने वाली है, जैसा सेबी ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो तब उसके बाद में हमारा इंस्टीट्यूट हो गया एकदम अलर्ट, और सारे मेंबर्स ने क्या किया, पूरा जोर लगा दिया किस बात पर कि भाई ये पावर जानी नहीं चाहिए, दनादन काम करना शुरू किया, और 1-2 साल में देखो क्या भयंकर उन्होंने काम कर दिया। आइए मैं बताता हूं। तो बात चली बेटे कब, 2000 की, 2001 लिखो। सेबी sent a letter, SEBI sent a letter to central government, that accounting standard board जो है is under control of ICAI, कि भाई जो ये जो है बोर्ड ये ICAI के कंट्रोल में है। सब मेरे को हटा दो स्क्रीन से, कि ये जो बोर्ड है ये ICAI के कंट्रोल में है, एंड नो इफेक्टिव वर्किंग इज बीइंग डन, वर्क वाज डन टिल डेट, कि भाई आज की डेट तक तो कोई भी इफेक्टिव काम वहां पर हुआ नहीं है, टिल डेट। हैंस इट इज सजेस्टेड, इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है, ये कौन दे रहा था सजेशन अपने, ये सेबी दे रहा था, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस चीज के लिए, वो हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ पावर अपने पास में चाहता था। इट इज सजेस्टेड, मतलब इट वाज सजेस्टेड एट द टाइम ना, it was suggested to central government, बेटे ये सजेशन उसने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, that other institutes should also be allowed to create accounting standard, कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट को भी आप ऑथोराइज कर दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, देन तो उसके बाद में क्या हुआ, देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया जी, क्रिएटेड, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया नाकाज, तब उन्होंने बनाया बेटे नाकाज, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटेड नाकाज एज पर सेक्शन 210A,
210A और उस टाइम पर कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड सेबी, उन्होंने सेबी को अलाउ किया, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि भाई ठीक है तुम कंप्लेन कर रहे हो इनके केस में, चलो अब तुम बना के दिखाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेटे, 3 साल में जा करके इन 3 years ओनली वन, ध्यान रहे सेबी बात करेगी तो सिर्फ कंपनी की बात कर सकती है, कंपनी के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेंगे। हाँ, 3 साल में जाकर के ओनली वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुड बी मेड बाय सेबी, बेटे 3 साल में जाकर के वो सिर्फ एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना पाई थी। बट नाउ, लेकिन अब हमारे शेर, अब हम लोग कहाँ रुकने वाले थे? बट नाउ मेंबर्स, हमारे इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ ICAI वर फुल्ली अलर्ट, बेटे वो पूरे अलर्ट थे, कहीं देर ना हो जाए, पावर ना छिन जाए, कहीं पावर ना छिन जाए, बेटे वो पूरे के पूरे अलर्ट थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इंस्टीट्यूट से कोई पावर छिन जाए। तो इन्होंने क्या काम शुरू किया? फ्रॉम 2001 टू 2003, बेटे 2001 से, सन 2001 से लेकर 2003 तक, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा चेंजेस था। फ्रॉम 2001 से लेकर 2003 तक ही उन्होंने क्या कर डाला? पूरी जान लगा दी। मैनी एएस वर क्रिएटेड, और संख्या कहां से कहां तक पहुंच ली बेटे? एएस 16 से लेकर के एएस 29 तक बना डाले। अब इसके बाद में क्या हुआ? मोस्टली जो एएस थे, एएस वर कॉपीड, बेटे मैं साफ साफ लिख रहा हूं, देखो कॉपीड कहां से? फ्रॉम IAS, जो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहे थे बेटे, उसी को यहां पर कॉपी कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री इतनी जल्दी कहां एक्सेप्ट कर पाती उस चीज को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आई, थोड़ा सा टाइम लगा उनके इफेक्ट में आने के लिए। अच्छा, अब ये नकाज है क्या चीज, पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको लिखा दूं कि नकाज क्या चीज है। ये एक बोर्ड है बेटे, आई होप कि आप सब बच्चों लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। मैं एक नोशनली टाइम लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। आई होप कि यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। हेडिंग डाले नाकाज। ये जो हमारे लिए सीए इंस्टीट्यूट की जो पावर थी वो नाकाज के पास चली गई थी। जरा उसकी बात करते हैं कि नाकाज जो फ्रेम किया गया था वो था क्या। नाकाज अंडर सेक्शन 210 कैपिटल ए, क्या भाई क्या? पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखो, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड्स, बेटे थोड़ा फास्ट हाथ चलाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हाँ जी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका काम था सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना जब भी कोई कंपनी के लिए एएस बनेगा, ये उसके लिए बात कर रहे थे। ठीक है, लिखो बेटे नेक्स्ट लाइन में, पर्पस वाज टू कंसल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन formation of accounting policies and accounting standard, कि जब भी कोई भी पॉलिसी या स्टैंडर्ड बनेगा फॉर अप्लाइंग ऑन कंपनीज, जब भी कोई कंपनी के लिए बात कर रहे हैं, कंपनी के लिए कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी या स्टैंडर्ड पर काम चल रहा है, फॉर अप्लाइंग ऑन कंपनीज, बेटे ऑफ कोर्स इंडियन कंपनीज की ही बात होगी, तो कहते हैं उसके पर्पस के लिए नाकास कंसल्ट करेगा। ठीक है, किसको कंसल्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ध्यान रहे उस टाइम पर बेटे जो चेयरमैन थे ना, चेयरमैन, ये बना कब था? ये पहले देखो बना कब था। दिस नाकास वाज फ्रेम्ड फॉर्म्ड इन, ये कंस्टिट्यूट कब हुआ था? 2001-2 में बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने बनाया था बेटे इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस टाइम पर चेयरमैन होते थे, चेयरमैन थे वाई.जे. मलिंगम। वाई.जे. मलिंगम। सर जब 2 घंटे की हो जाए ना तो बता देना। वाई.जे. मलिंगम। नेक्स्ट, फिर नकाज ने जब काम करना शुरू किया तो एज पर रिकमेंडेशन ऑफ नाकाज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड, उन्होंने नोटिफाई किए AS1 से लेकर के AS29 तक, AS1 से लेकर के 29 तक। एंड फॉर दिस, और इसी के लिए आपने अभी जो पढ़े थे ना बेटे AS रूल्स, कंपनीज वाले AS रूल 2006, वो इन्हीं की मेहरबानी थी। एंड फॉर दिस नाकाज issued companies AS rules 2006, और बेटे इन्होंने AS रूल बनाए 2006। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था ना कंपनीज के लिए SMC, नॉन SMC वाले, SMC, नॉन SMC। आपको मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ना कंपनीज के लिए मोर देन, हमारे स्टडी मेट में गलत है, 500 करोड़ से ज्यादा। एक्चुअल में जो चीज थी वो 500 करोड़ और मोर है। सर एग्जाम में क्या करें? बेटे बेटर है कि आप 500 करोड़ और मोर के आधार पर ही इसको डिसाइड करें। ठीक है ना, मैंने आपको याद कराया था कि कंपनीज के केस में मोर देन वाली लिमिट, मोर देन वाली हमारे स्टडी मेट में गलत प्रिंट हो गई है। ठीक है ना, और मोर है। अच्छा, तो नाकाज कैसे वर्क करता है भाई? हाउ नाकाज वर्क्स, हाउ नाकाज वर्क्स। बेटे ये भी कॉपी पेस्ट पे काम करते हैं। कैसे ना, कैसे करते हैं भाई? जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI, उसने क्या किए बेटे? AS1 से लेके 29 तक इशू किए।
एक तो ये काम उन्होंने किया, और साथ में एक और काम किया जो क्लैरिफिकेशन है, कुछ क्लैरिफिकेशन है उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन सेपरेटली इशूड। हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा था बेटे, सेपरेटली इशू कर रखी थी कुछ टेक्निकल टर्म्स के लिए इंटरप्रिटेशन, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, ASI के नाम से। ये सेपरेटली इशू कर रखी थी, ठीक है ना। मतलब हम इसको बोल सकते हैं क्लैरिफिकेशन बोल दो, एक्सप्लेनेशन। जैसे कई बार होता है ना कि स्टार लगा होता है कि भाई हम इसको अलग से बता रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका मीनिंग। नकाज ने क्या किया, नकाज ने क्या किया, वही सारे के सारे ES यहाँ पर। एक तो इसने क्या किया, रीनंबर्ड। सबसे पहले तो इसने क्या किया, रीनंबर्ड द सेम ES and merged the ASI issued by ICAI, जो इंस्टीट्यूट ने अलग से इंटरप्रिटेशन इशू कर रखी थी, उन्हीं को इन वाले AS के अंदर मर्ज कर दिया और दोबारा से नंबरिंग कर दी। इशूड बाय ICAI with the relevant पार्ट ऑफ AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जिस जिस पार्ट के लिए वो इंटरप्रिटेशन अलग से इशू कर रखी थी हमारे इंस्टीट्यूट ने, तो नकाज ने क्या किया, वो उठाई इंटरप्रिटेशन और उसी AS के साथ मर्ज कर दी। ठीक है, और क्या किया उनका बेटे, रीनंबरिंग कर दिए। नेक्स्ट मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। ये तो नकाज का वर्क था कि नकाज काम कैसे कर रहा है। अभी हम लोग नकाज के बारे में ही बात आगे कर रहे हैं। तो जैसे बुलेट्स चला रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके अंदर की बात होगी 6 की। अब मैं 7th बुलेट को नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। आई होप कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। हाँ जी, वापस आते हैं। फिर नकाज के अंदर ही बात चल रही है अभी कि नकाज के बारे में क्या क्या चीजें हैं। हाँ जी, इन 2014 ये नकाज जो है ना, नकाज, हाँ ये रिकंस्टिट्यूट हो गया। नकाज वाज रिकंस्टिट्यूटेड और इनके जो चेयरमैन थे वो थे अमरजीत चोपड़ा जी। चेयरमैन अमरजीत चोपड़ा जी। जिस टाइम पर नकाज को रिकंस्टिट्यूट करा गया था सन 2014 में, उस टाइम पर ये थे। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन लोग, सच कंसिस्ट ऑफ, इस नकाज में, इस रिकंस्टिट्यूटेड नकाज में कौन कौन से पर्सन हैं जो इन्वॉल्व थे, इनमें क्या क्या कौन कौन मेंबर होते हैं रिकंस्टिट्यूटेड नकाज में। एक तो भाई चेयरमैन, और वो थे चोपड़ा जी, अमरजीत चोपड़ा सर, जिनके बारे में अभी मैंने लिखा ऊपर। और 1 मेंबर, एक मेंबर बेटे इस रिकंस्टिट्यूटेड नकाज में, एक मेंबर कहां से, इनमें से किसी से। एक तो ICAI का अपना, और एक ICSI कंपनी सेक्रेटरी, और किसका, ICMA। आपको पता ना ICWA का नाम रीनेम हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ कोर्स एंड वर्क अकाउंटेंट होता था, ICWA होता था, अब इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है।
कोमा, एक मेंबर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एक मेंबर बेटे फिक्की, एक मेंबर सीबीडीटी का, सेम वही चीज जो पहले थी, और एक मेंबर सेबी का। नंबर थर्ड एक बेटे को ऑप्टेड मेंबर एमसीए का, को ऑप्टेड मेंबर। फ्रॉम सेबी, सॉरी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, एमसीए। और नेक्स्ट है आपका, क्योंकि सेबी का तो बेटे वहां आ गया ना, हाँ, नेक्स्ट है आपका एक स्पेशल इनवाइटी में बोलूंगा कि भाई जिस इंडस्ट्री को वो स्पेशली इफेक्ट कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा नकाज को फ्यूचर में रिप्लेस करना था किसके द्वारा? नफरा के द्वारा। आज 2018 में अभी अनाउंस हो चुका है, नफरा रिप्लेस्ड नकाज। ये अभी मुश्किल से एक आध महीने पहले की बात है। हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये चीज पड़ी भी है बेटे, एक नोटिफिकेशन आ चुकी है कि नफरा ने उसको रिप्लेस कर दिया है। खैर अभी मैं 2018 की कोई बात नहीं करूंगा, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि भाई ये चीज नाकाज में हो चुकी थी। खैर हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की? अपने अकाउंटिंग वर्ल्ड में जो हिस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर इफेक्ट डाल रही थी। मैं वापस से आपको लेके चलता हूं, ये मानते हुए कि बच्चों ने बात नोट कर रखी है। भाई ये बीच में नकाज की बात आ गई थी तो हमने नकाज की बात पूरी कर ली है। तो बात चल रही थी 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया था। फिर 2000 में बस 15 इशू 31 मार्च 2000 तक सिर्फ 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए थे। उसके बाद में यहाँ पर 2001 में जब ये काम चलने लगा तो क्या हुआ, 2001 से लेकर के 2003 तक दनादन क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए गए आईएएस को कॉपी करके। क्योंकि 2001 में नकाज जिसके बारे में हमने बात की उसको क्रिएट कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया था। आज वो नकाज हालांकि नफरा में कन्वर्ट हो चुका है। कि ये किस लिए बनाया गया था? एक तरह से हमारी पावर बेटे उसको चली गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक इनएक्टिवनेस फील की गई थी काम की। तो अभी हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, ईयर वाइज। तो बीच में नकाज आया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो 2001 से लेकर 2003 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए गए और पहुंच गए 29 तक। लेकिन बेटे हुआ क्या, इंडस्ट्री इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इंडस्ट्री एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। अच्छा तो फिर क्या हुआ सर? फिर बेटे हुआ ये, फिर बात आई 2005 में। एक मैं ब्लैक पेन लगा लेता हूं, हाँ। फिर बात आई बेटे 2005 की। 2005 में क्या हुआ, जब आप कहीं भी जाते और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बेटे नॉलेज ही नहीं थी कई लोगों को। और एक और कमाल की बात, उसमें कोई मैंडेटरीनेस तो थी नहीं, कंपल्सरी था ही नहीं कुछ भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए कोई कंपल्सन थी नहीं। खुला बोलता था बिजनेसमैन, नहीं लगाता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई पेनल्टी है क्या ये बताओ? हमारे यहाँ कोई क्लोज ही नहीं था। अब जब कोई क्लोज था ही नहीं तो कहते थे कि हम क्यों लगाएं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप मुझे बताओ। हम तो नहीं लगाते, क्योंकि जब लगाएंगे नहीं तो कोई पेनल्टी थोड़ा ना है। तो बाद में हमारे इंस्टीट्यूट ने रिक्वेस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अरे भाई इसको मैंडेटरी एप्लीकेशन में डाल दो, वरना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट for accounting standards कंपल्सन, कि भाई आप इसको कंपल्सरी के लिए बोल दीजिए कि भाई अब कंपल्सरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए, अदरवाइज कोई इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब इस पर विचार किया गया तो सन 2006 में बात आई।
और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नकाज के जरिए, जिनकी बात हमने अभी बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड कंपनीज एएस रूल्स 2006, तब कंपनीज रूल्स 2006 को लेके आए थे नकाज की कंसल्टेशन के साथ में। जो आपने पढ़ा है ना, एएस फॉलो करने हैं 2006 के अकॉर्डिंग, एसएमसी और नॉन एसएमसी वगैरह को, है ना, वही सब बातें। हाँ जी, उन्होंने कंपनीज एएस रूल 2006 बनाए और एएस 1 से लेकर के एएस 29 टू बी complied बाई कंपनीज को फॉलो करने हैं, ये कंपल्सन आ गई। और एसएमसी और नॉन एसएमसी, तो हो सकता है कोई बच्चा जो पूछ रहा हो उसकी टर्म अभी तक ना क्लियर हुई। एसएमसी स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, और जो नॉन एसएमसी मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज नहीं है, मतलब मैं कहूं जो छोटी या मध्यम वर्गीय नहीं है, वो बड़ी है, बिग कंपनीज। हाँ जी, ये इनका क्लासिफिकेशन किया गया कि भाई कौन कौन सी कंपनीज को फॉलो करना है। ये एएस 1 से लेकर 29 तक किसने बात बताई? ये कंपनीज के जो एएस रूल 2006 बनाए गए थे नकाज की कंसल्टेशन पर। एंड, और एक बात और लिख दी गई, एंड इफ नॉट कंप्लाइड देन सीए। अब तुम देखो क्या कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट में इस बात को क्वालिफाई करके भेजो। एक होती है बेटे क्लीन चिट कि यहाँ पे सब कुछ एकदम सही है, और एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट कि भाई ये जो है ये सही काम नहीं कर रहे अकाउंटिंग में। वो ये बात को वहां पे लिख देना आप हमें, बस फिर हम देख लेंगे। ठीक है, तो वही बात बताइए, इफ नॉट कंप्लाइड देन सीए कैन, या सीए विल, कैन थोड़ा ना, मैंडेटरी है, सीए विल क्वालिफाई द रिपोर्ट। सीए क्वालिफाई कर देंगे रिपोर्ट को। और उसके बाद में क्या हुआ बेटे, फ्रॉम 2006 2007, 2006 से लेकर के 2007 तक इससे आगे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनाए गए। उनका बल्कि ड्राफ्ट आया एएस 30, 31, 32 का एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट समझ गए ना? हाँ, एक्सपोजर ड्राफ्ट आया। एक्सपोजर ड्राफ्ट वाज मेड, बनाया गया, एंड ये अप्लाई होना था, ठीक है ना, लेकिन ये फाइनल होने ही वाला था। उससे पहले पहले एक इंफॉर्मेशन आ गई, क्या कि भाई इंडिया में आईएफआरएस को लेकर के आ रहे हैं, बट it was recommended to apply the IFRS, कि भाई IFRS को लेकर के आ रहे हैं इंडिया में, तो इनको क्या किया गया बेटे, इनको हटा दिया गया। ठीक है, मतलब इनको एप्लीकेशन में ला ही नहीं पाए थे। टू अप्लाई द IFRS, ये किसने दिया बेटे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डाल दी। हेंस AS क्रिएशन वाज स्टॉप्ड, और उसको बेटे क्या कर दिया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना रोक दिया गया। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कौन थे उस टाइम पे? मनमोहन जी कमिटेड, उन्होंने कमिटमेंट दे दिया, कमिटेड टू अप्लाई, सर मुझे हटा दो स्क्रीन से, टू अप्लाई IAS इन इंडिया। बेटे IAS बोलो चाहे IFRS बोलो, बात एक ही है, इन इंडिया, कि भाई हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में
ये IAS या IFRS हम इनको लगाएंगे। कहाँ से? फ्रॉम 1/4/2011 कि भाई हम 1/4/2011 से हम इनको इंडिया में अप्लाई करके दिखाएंगे। इसके लिए फॉर दिस उन्होंने क्या कहा था? ही अनाउंस क्या? 2 बातें, A एंड B। फर्स्ट हम लोग सबसे पहले इसका एक फैमिलियर बैकग्राउंड बनाएंगे, फैमिलियर एनवायरनमेंट बनाएंगे। फर्स्ट वी शैल क्रिएट सम, बेटे ये सारी बातें आपके स्टडी मैट में लिखी हुई हैं, ध्यान रखना, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखवा रहा। हाँ, थोड़ा बहुत मोल्ड जरूर कर रहा हूँ, सभी टीचर्स यही पढ़ाएंगे ना जो आपके स्टडी मैट में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बस उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। टू क्रिएट सम कंड्यूसिव फैमिलियर, या ऐसे करो फैमिलियर एनवायरनमेंट, हम सबसे पहले हम इसके लिए एक फैमिलियर एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें सब जैसे होता है ना यूजर फ्रेंडली, आप पढ़ते हैं कंप्यूटर के विषय में, ऐसी बात यहाँ पे हम अकाउंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएंगे। देन वी शैल अप्लाई, कि हम लोग तब उनको अप्लाई करेंगे आफ्टर कन्वर्जन, मतलब हम अडोप्शन पे नहीं जाएंगे। ये बात उनकी बहुत अच्छी थी कि हम अडोप्शन पे नहीं जाएंगे जैसे बाकी लोग जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनको कन्वर्ट करके तब अप्लाई करेंगे जी। हाँ जी, तो थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद में क्या हुआ यहां पर, तो बात चलती रही, मैं मान रहा हूं कि आपने नोट कर लिया। 2011 में बात पहुंची, 2011 में बात पहुंची बेटे। बिफोर सर मुझे भी ले आओ, 1/4/2011, 1/4/2011 से पहले 35 स्टैंडर्ड्स वर मेड बाई MCA। मैं इंड AS की बात कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड मतलब बेटे इंड AS की हम बात कर रहे हैं। 35 इंड AS को बनाया गया था MCA ने बिफोर 1/4/2001। लेकिन बट इंडस्ट्री, ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री नीडेड टाइम टू अंडरस्टैंड देम। बेटे इंडस्ट्री को टाइम भी तो चाहिए था ना उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। हुआ क्या, MCA ने 25 फरवरी 2011 को, 1 अप्रैल 2011 से पहले 35 स्टैंडर्ड बना दिए, और इनको कब इशू किया गया? ऑन 25 Feb 2011 को इनको बताया सबको कि भाई 25 फरवरी को बता रहे हैं कि भाई देखो 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, 1 महीने के बाद में हम यहाँ पर इंड AS जो कि कन्वर्टेड IFRS है उसको अप्लाई करने वाले हैं। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं है ये हो क्या रहा है। अब हम तुम जैसे लोग आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई अकाउंटिंग में ऐसा ऐसा भी कुछ चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा ऐसा भी कुछ चल रहा था हमारे यहाँ पर इंडियन लेवल पर। आज पढ़ रहे हैं तो हमें CA के दौरान जबकि सबसे ज्यादा अपडेशन होते हैं, तो आज ये बात पता चल रही है। सोचो जरा, जिनके अकाउंट्स ही हम लोग ऑडिट करते हैं, हमारे पास तो ऑडिट के लिए बेटे 1 साल के बाद जो पूरे अकाउंट तैयार हो जाते हैं तभी आते हैं ना, तो उनकी क्या हालत होगी। तो इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और इंड AS अप्लाई नहीं हो पाए उस कमिटेड डेट की वजह से, ठीक है ना। क्यों कमिटेड डेट नहीं, कमिटेड डेट के जस्ट पहले आने की वजह से। भाई टाइम तो चाहिए ना किसी चीज को। आइए जी, तो बट इंडस्ट्री नीडेड टाइम टू अंडरस्टैंड द इंड AS मतलब बेटे वही कन्वर्टेड IFRS।
सिर्फ एक महीने में क्या था। आल्सो इट वॉज नॉट क्लियर, साथ में ये भी नहीं क्लियर था कि इट वॉज नॉट क्लियर दैट कौन सी कंपनी पे लगेंगे, दैट विच कंपनी that on which company such were to be applied। बेटे यही नहीं पता मार्केट में कि कौन सी कंपनीज पे लगेंगे। अब बेचारा एक गली का दुकानदार है, उसने किसी तरह से अपना बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है, और सेल उसकी है नहीं, बहुत कम सेल है। इनफैक्ट वो सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन में भी नहीं आता था। पहले जब कभी होता था सेल्स टैक्स के लिए बहुत छोटी लिमिट होती थी, या सर्विस टैक्स की बात करूं तो 10 लाख 9 लाख के आसपास की लिमिट होती थी, वो उसमें भी नहीं आते थे। क्या ऐसे लोगों को भी इंडेस लगाने पड़ेंगे, यही नहीं क्लियर था। जो तो बाद में पता चला कि उनका तो दूर दूर तक नामो निशान है ही नहीं। एसएमसी और नॉन एसएमसी 50 करोड़ 500 करोड़, बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये तो बाद में इन्होंने बताया गया। तो ये क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री को पता ही नहीं था कि ये क्या आ गया अचानक से एक महीने के अंदर अंदर जो अप्लाई करना है। तो बेटे भयंकर प्रोटेस्ट था, वेरी 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 मच प्रोटेस्टेड, वेरी मच प्रोटेस्टेड। उस टाइम पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। एंड 1/4/2011 वाज एक्सपायर्ड। बेटे ये डेट चली गई थी, ठीक है। एंड हमारे जो और इंड एएस वर वेटिंग, हमारे इंड एएस जो बन गए थे, तैयार हो गए थे, वर वेटिंग टू गेट अप्लाइड। इंड एएस वेट कर रहे थे अप्लाई होने के लिए। फिर 2012 खाली गया, कोई हलचल नहीं। 2013 खाली गया, कोई हलचल नहीं। 2014 खाली गया और 2015 में, हाँ जी, एज पर भाई पावर का यूज किया गया। एज पर, सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। एज पर पावर गिवन टू MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, किसमें, इन सेक्शन 133 एंड 469 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पुराने एक्ट में ये पावर एमसी को दी गई थी, सेक्शन 210 में, सेक्शन 210 में दे रखी थी। क्या एमसीए ने क्या किया, एमसीए प्रिपेयर्ड, या मैं सीधी सीधी बात बोलूं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल नोटिफाई कर दिए। इन कंसल्टेशन, बेटे साथ साथ नोट करते रहना थोड़ा सा स्पीड से। इन कंसल्टेशन विद नाकाज notified companies rules 2015, which are to be followed with effect from 1/4/2015, जिनको 1/4/15 से फॉलो करना था। और इसमें क्या कहा गया कि भाई ये जो ऑब्लिगेशन है ना, ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई
ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई किसके ऊपर है, इनको कंप्लाई कराने की ऑब्लिगेशन एक तो भाई कंपनी पर, कंपनी किसके लिए, फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और बेटे ये वही वाले रूल है, कंपनीज रूल 2015 इंड एस के अप्लाई करने वाले रूल है, ठीक है। और दूसरा किस पे डाली गई ऑब्लिगेशन, ऑन जो सीए है मतलब ऑडिटर फॉर ऑडिटिंग, कि भाई आप भी ध्यान रखना ऑडिट करते हुए कि ये बात फॉलो हुई है कि नहीं, दोनों पे ऑब्लिगेशन डाल दी। और यहाँ पर बेटे यहाँ तक जो बन चुके थे, पहले 35 थे, यहाँ तक 41 इंड एएस वर नोटिफाइड, 41 इंड एएस को नोटिफाई किया गया था। फिर इसके बाद में क्या हुआ मैं अगले पेज पे लिखने वाला हूं, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। सर 2 घंटे की क्लास हो गई क्या? अच्छा, जब 2 घंटे की हो जाए तब बताना। हाँ जी, तो 41 इंड एएस है जो कि बेटे यहाँ पर नोटिफाई किए गए थे। आइए, तो बात आगे बढ़ी और फिर बात आई कब, सन 2016 में। फिर बात आई बेटे 2016 की बात चली। 2016 में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो कंपनीज रूल्स 2015 थे ना, कौन से वाले रूल हैं ये, ध्यान रखना, ये इंड एएस वाले रूल हैं बेटे। 2 तरह के रूल सामने आए, एक तो कंपनीज रूल 2006 और एक कंपनीज रूल 2015। अब 2 ही तरह के हैं। अब उनमें अमेंडमेंट आई 2015 वर अमेंडेड by central government in consultation with, सर नफरा नहीं बेटे, नफरा तो अभी आया 2018, तब तो 2016 था। हाँ, in consultation with नाकाज, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नाकाज के साथ में। और इनको बोला गया, ये इनको क्या बोला गया जब अमेंडमेंट हो गई, कॉल्ड कंपनीज रूल्स इंड एएस वाले 2016 इनको बोला गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट की थी, एक बेटे इंड एएस 11 है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इंड एएस 11। और एक और इंड एएस है, एक और इंड एएस है, इंड एएस 18, ठीक है, रेवेन्यू इनकॉर्पोरेशन वाला, ठीक है। इनको रिमूव कर दिया गया था, दीज टू वर रिमूव्ड। इसमें अमेंडमेंट जो आई थी, उस अमेंडमेंट में क्या क्या चीज हुई थी, दीज नोट, दीज टू इंड एएस वर रिमूव्ड, बेटे इनको हटा दिया गया। एंड साथ में ये भी बताया गया, एंड आल्सो नोटिफाइड टू अप्लाई इंड एएस, ये भी एक अमेंडमेंट आई थी,
फॉर NBFC फ्रॉम 1/4/2018। बेटे 1/4/2018, 1/4/2018 एंड फ्रॉम 1/4/2019 NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, NBFC पर भी इंड AS लगेगा। और कौन कौन सी NBFC होंगी? वो 1/4/2018 से और 1/4/2019 से जिन पर इंड AS लगेगा। वो अमेंडमेंट भी इसी टाइम पर आई थी। और पता है इसका मतलब नाउ कितने इंड AS रह गए? ओनली 39 इंड AS रिमेन्ड। सिर्फ और सिर्फ कितने बचे थे? क्योंकि बेटे 41 थे ना, 41 में से 2 तो चले गए, तो कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ 39 इंड AS। हाँ जी। और फिर बात चली बेटे आगे सन 2017 की। सन 2017 2017 2017 यहाँ पे क्या हुआ जी? यहाँ पे 17 मार्च 2017 को एक नोटिफिकेशन आई। इस डेट की एक नोटिफिकेशन थी। नोटिफिकेशन क्या था उस नोटिफिकेशन में? दैट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18, दैट इज फ्रॉम 1/4/17, जो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2017, ठीक है ना, उनके लिए सम अमेंडमेंट्स इन इंड AS। बेटे इंड AS में के एप्लीकेशन के लिए कुछ अमेंडमेंट यहां भी आई थी 1/4/2017 से। और इसको बोला गया था बेटे, चलो आगे बढ़ता हूं, बताता हूं अभी। सम अमेंडमेंट्स वर देयर। तो ऐसे जो रूल, अब यहां पर फिर से रूल अपडेट हो गए। ध्यान रखना, ओरिजिनल रूल तो कंपनीज रूल 2015 है, जिनको अमेंड करके 2016 एंड नाउ क्या कहलाते हैं? अब वो क्या कहलाएंगे अमेंड होने के बाद में? कंपनीज AS ब्रैकेट में लिख दो, इंड AS रूल्स 2017 कहलाएंगे। जैसे हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है ना, हाँ, वो बना कब था? तब। और तब से उसको जब भी अमेंडमेंट करते हैं तो हर बार एक नए एक्ट का नाम दे देते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल वाला ही तो है जो यहाँ पर बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर एक सीरीज थोड़ी सी हमें देखनी होती है। क्या? कुछ चीजों को बोला गया है फेज 1, फेज 2 और फेज 3 नाम दिया गया है। क्या बोला गया है बेटे? फेज 1, फेज 2, फेज 3। मैं कुछ बात यहां पर लिख रहा हूं, उसको अलग से आप यहीं पे इसी के नीचे नोट करेंगे। एक नाम यहां पर दिया गया है। क्या? फेज 1। सर ये तो तब होता है जब कोई एड्रेस बताते हैं, रास्ता बता रहे होते हैं। हाँ बेटे, रास्ते की ही बात है। एक वर्ड है फेज 2 और एक और वर्ड है दैट इज फेज 3। जिन जिन के लिए मैंडेटरी हुआ 1/4/16 से इंड AS के लिए, ये इंड AS के एप्लीकेशन के लिए 3 फेज बोले जाते हैं। जिनके लिए 1/4/16 मतलब बेटे फाइनेंशियल ईयर 16-17 से मैंडेटरी हुआ, जिन जिन के लिए उनको बोला गया कि वो फेज 1 है। इसको रोड मैप भी बोलते हैं। और जिस के लिए 1/4/17 मतलब बेटे फाइनेंशियल ईयर 17-18
से मैंडेटरी है इंडियस को फॉलो करना, मैंडेटरी, चाहे वो कंपनी हो बड़े वाली, मिडिल वाली, या एनबीएफसी हो, इसको बोला गया फेज 2, फेज 2। और वो जिनके लिए 1/4/18 से, मतलब बेटा फाइनेंशियल ईयर 18-19 से जिसके लिए मैंडेटरी है, उनको बोला गया कि ये फेज 3 के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ जी। आइए एक छोटी सी बात हम लोग नफरा के बारे में लिखें, और नफरा के बारे में लिख करके हम आज की इस क्लास को रोकेंगे। अगली क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। पहले हम जरा नफरा के बारे में कुछ लिख लें। आइए बेटा लिखिए, बेटे हेडिंग डालिए। NFRA, NFRA, नफरा। नफरा stands for National Financial Reporting Authority, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज। ये कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे? सेक्शन 132 और 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसको पावर दी गई है। पहले ये सेक्शन 210 में थी, हाँ जी, जहां पर नकाज की बात होती थी। नेक्स्ट, इसका क्या पर्पज होगा जी? नफरा का सेम वही पर्पज होगा जी जो नकाज का था। पर्पज इज टू कंसल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट for creation of companies AS rules। कंपनी के लिए जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब बेटे इंड AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले रूल्स हैं, बनाने के लिए ये कंसल्ट करने का काम करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम्ड बाय ICAI, जो ICAI के द्वारा फ्रेम्ड होंगे, आर सेंट टू, अब ऐसा होगा, या आर सेंट टू, जो नकाज को सेंड करते थे बेटे, अब किसको सेंड करेंगे? नफरा, NFRA, नफरा। एंड देन नफरा will tell, or you can say consult, nafra will consult whether this standard should be applied on companies और नोट, कि भाई ये कंपनीज पर लगना चाहिए या नहीं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इफ डिसाइड्स AS will be announced
टू अप्लाई वाया नोटिफिकेशन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन डाल करके उसको अप्लाई करने के लिए बोल देती है। ठीक है, अब हमें दो चीज यहां पर पढ़नी है। अब हमें यहां पर दो चीज पढ़नी है बेटा। एक तो फ्रेमवर्क पढ़ने हैं और एक कुछ इश्यूज आए थे इनको अप्लाई करने के लिए, इंडेस को अप्लाई करने के लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उनके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन जारी की गई थी, वो भी हमें पढ़ना है। सर मुझे ले आओ स्क्रीन पे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं इससे आगे की। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा या उससे अगले वाला लगभग आधा लेक्चर होगा, उसके बाद स्पेशली क्लास उसी के लिए रिकॉर्ड की जाएगी जिसके लिए क्लास चल रही है। जैसे मतलब यहां तक का जो पोर्शन होगा अगली क्लास और उससे शायद अगली हाफ वाली क्लास वो कॉमन होगा सभी के लिए, सीए इंटर के लिए भी और सीए फाइनल न्यू सिलेबस के लिए भी। उसके बाद में जो पोर्शन होगा ब्रेक के बाद वाला, जो सीए इंटर का एक्सक्लूसिव पोर्शन है वो अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, सीए इंटर वाले बच्चों को दिया जाएगा वो अलग से रिकॉर्डेड, और जो फाइनल वाला है वो अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उनके लिए होगी बात। मतलब फाइनल वालों के लिए सिर्फ इंडेस वाली सारी रिकॉर्डिंग अलग से होगी। जो इंटर वाले हैं उनके लिए, क्योंकि अभी इंटर में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बात होगी, तो उनके लिए अलग से रिकॉर्डिंग एक्सक्लूसिवली सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिकॉर्डिंग होगी। फाइनल वालों की इंडेस और इंटर वालों की सिर्फ एएस। ठीक है, लेकिन अगली क्लास और उससे अगली आधी क्लास ये इतना पोर्शन कॉमन रहेगा सभी के लिए। चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा बेटे आपके आगे के लेक्चर, ठीक है, लेकिन आपको दिखाई टाइमली जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। बताना जरा फीडबैक जरूर मुझे व्हाट्सएप पे। बाय।